नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने घरेलू बाजार में कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों के भंडारण की सीमा तय की। आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के सरकार के अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के छापे। जम्मू क्षेत्र के 2 प्रमुख नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 8 से ऊपर के स्कूल आज से फिर खुले। देश में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन ने सैन्य टकराव से बचने के लिए कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता की। मालदीव में सैफ चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 17वां प्रश्न है। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसे फिर से सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल आईडी है amritmahotsavquiz@gmail.com। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे।
श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ नीतिगत परामर्श देगा और सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों सहित सभी पक्षों को आपस में जोड़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। ISPA का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं रखने वाली प्रमुख देसी कंपनियों के साथ साथ वैश्विक कंपनियां भी करती हैं। ISPA के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड ट्यूब्रो, नेल्को, टाटा ग्रुप, वनवेब, भारती एयरटेल, मैपमा इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में गोदरेज, ह्यूजिस इंडिया, अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक और मैक्सार इंडिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए ISPA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी। ये योजना 7 प्रमुख ढांचागत क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी ताकि दोहराव से बचने, शीघ्र स्वीकृति तथा सही समय पर त्रुटियों को दूर करने के लिए परस्पर तालमेल किया जा सके। इससे बेहतर समन्वय के लिए तत्काल सूचना प्रदान की जा सकेगी। देश के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई दिशा और एक नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और यह देश के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान होगा जो नए बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की होगी, जो देश के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करेगा। गति शक्ति से मेड इन इंडिया उत्पाद को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने की भी योजना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा लागू कर दी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडारण सीमा तय कर दी है। इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की अधिक कीमतों से घरेलू खाद्य तेल कीमतों पर काफी असर पड़ा है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय नीति तैयार की है कि खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के कीमतों पर नियंत्रण बना रहे। आयात शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और संबद्ध पक्षों द्वारा भंडारण की सीमा की स्वघोषणा के लिए वेब पोर्टल शुरू करने जैसे उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंक से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। NIA ने कल श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में 9 स्थानों पर छापे मारे। ये छापे 2 मामलों से संबंधित हैं। पहला मामला भारत विरोधी एक पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF से संबंधित है। NIA ने कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में आज सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। एक आतंकी अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके में खाकुंड में मारा गया, जबकि दूसरे आतंकवादी को आज सुबह बांडीपोरा जिले के हाजिन इलाके में गुंडन जहांगीर में ढेर कर दिया गया। कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक विजय कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा, सबसे पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अनंतनाग पुलिस गई थी सस्पेक्ट को पिकअप करने के लिए। तो अंदर से फायर आया, पुलिस ने रिटेलिएट किया, उसमें एक टेररिस्ट मारा गया और 2 से 3 टेररिस्ट भागे हैं और चार्ट की तरफ, जिसमें बाद में आर्मी को हम लोग बुलाए, कॉर्डन कर लिए, सर्च जारी है। दूसरा इनकाउंटर हुआ था बांडीपुर में आर्मी और पुलिस के साथ, उसमें एक टेररिस्ट मारा गया है, इम्तियाज अहमद एलिटी का, जो लास्ट वीक एक सिविलियन को मारा था। उसके साथ ही जो ऑलरेडी 3 अरेस्ट हो चुके थे और ये मिलिटेंट भी आज मारा गया है। दोनों इनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं, एक हमारे पुलिस वाले जख्मी है, जिसका ऑपरेशन चल रहा है अभी हॉस्पिटल में।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो प्रमुख नेताओं देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। श्री राणा ने कल संवाददाता सम्मेलन में पार्टी छोड़ने के फैसले की घोषणा की। जम्मू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। मैं अपनी सियासत छड़ देंगा, अपनी कैरियर कुर्बान कर देंगे, लेकिन जम्मू की कुर्बान नहीं होती। और जब मैं जम्मू आखा ना, जम्मू का मतलब ये है जम्मू का हिंदू, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, जम्मू का ईसाई, हर आदमी जम्मू का। जम्मू की अपना हक मिलना चाहिए और जम्मू का हक मंगना कोई गुनाह नहीं। लेकिन मैं तो एक गल दसी होना चाहना, जम्मू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं अपना 26 साल का पोलिटिकल कैरियर दाव पर लाना, बिल्कुल अपना दाव पर लाना, और लाना कि शायद तारीख ने एक मौका देता है कि जम्मू की आवाज बनने लगी, भी कोई लालच नहीं है। श्री राणा जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष थे। पूर्व विधायक और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई राणा को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रमुख नेता माना जाता था। दोनों नेताओं के आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल कक्षा 8 से ऊपर के सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ आज से खोले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। आज से खुलने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, नियमित अंतराल पर भवनों को सैनिटाइज करने और अन्य मानकों सहित कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सरकारी सूचना के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 95 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 46,46,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने लोगों से शीघ्र टीका लगवाने और अपने मित्रों तथा परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने घरेलू बाजार में कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों के भंडारण की सीमा तय की। आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के सरकार के अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के छापे। जम्मू क्षेत्र के दो प्रमुख नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 8 से ऊपर के स्कूल आज से फिर खुले। देश में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन ने सैन्य टकराव से बचने के लिए कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता की। मालदीव में सैफ चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में। भारत और चीन ने सैन्य टकराव से बचने के लिए मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया, जबकि चीन की ओर से पश्चिमी थिएटर कमान के जनरल वांग हाईचियांग वार्ता में शामिल हुए। वार्ता सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे तक चली। सूत्रों ने बताया कि बातचीत पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स और देप्सांग इलाकों में शांति और सामान्य स्थिति की बहाल करने पर केंद्रित रही। अप्रैल 2020 से जारी सैन्य गतिरोध के बाद गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के अलावा कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बनाए रखने के लिए 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिन की यात्रा पर किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान कुछ समझौतों या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। डॉक्टर जयशंकर नूर सुल्तान में एशिया में विश्वास बढ़ाने के उपायों और पारस्परिक सम्मेलन की 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्री मंगलवार और बुधवार को आर्मेनिया की यात्रा पर होंगे। ये भारत के विदेश मंत्री की स्वतंत्र आर्मेनिया की पहली यात्रा होगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज 3 दिन की न्यूयॉर्क यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। श्री मुरलीधरन शांति स्थापना और सतत शांति के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च स्तरीय विचार विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केन्या ने ये बैठक बुलाई है, जो अक्टूबर माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है।
ये बैठक केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता की अध्यक्षता में होगी। मालदीव में दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप में कल भारत ने नेपाल को 1-0 से हरा दिया। सुनील छेत्री ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 82वें मिनट में गोल दागते हुए भारत को जीत दिलाई। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भारत के पिछले 2 मैच ड्रॉ रहे। कल की जीत से टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। भारत 3 मैचों से 5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। नेपाल 6 अंकों के साथ दूसरे और मालदीव 6 अंकों और बेहतर गोल औसत के आधार पर पहले स्थान पर है। राउंड रॉबिन चरण के अंतिम दिन 13 अक्टूबर को भारत का मैच मालदीव से, जबकि नेपाल का सामना बांग्लादेश से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय दल की सफलता निशानेबाजी में उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। भारत ने शुक्रवार को 3 और स्वर्ण पदक जीते थे। जूनियर पुरुष डबल ट्रैप में भारत के विनय प्रताप सिंह चंद्रावत ने स्वर्ण और सहजप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता। महिला स्पर्धा में मानवी सोनी ने स्वर्ण, जबकि यशा कॉन्ट्रैक्टर ने रजत तथा हिताशा ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पदक तालिका में 16 स्वर्ण सहित 40 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका दूसरे और इटली तीसरे स्थान पर रहा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई है। पहले क्वालीफायर में चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर 4 गेंद में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज ने 70 और उथप्पा ने 63 रन की पारी खेली। ऋतुराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। चेन्नई अब 15 अक्टूबर को दुबई में फाइनल खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में प्रवेश करने का एक और मौका मिलेगा। वो बुधवार को दूसरे क्वालीफायर में खेलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेगी। क्वालीफायर 2 के विजेता का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने डेनमार्क के आरहुस में ऊबर कप के ग्रुप बी में स्पेन को 3-2 से हरा दिया। हालांकि स्पेन पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के बिना खेला, लेकिन भारत के लिए प्रतियोगिता का पहला मैच होने के नाते ये जीत उसके मनोबल को बढ़ाने वाली होगी। साइना नेहवाल चोट के कारण स्पेन के क्लारा अजुरमेंडी के साथ मैच पूरा नहीं कर सकी। मालविका बेंसोड ने बीट्रीज कोरल्स को 21-13, 21-15 से हराया। भारत को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया। उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना
और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो। इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका मानना था कि हिंसा और अहिंसा पर चर्चा बेमानी है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। हालांकि बाद में वे पक्के गांधीवादी बन गए और समाज सुधार के उद्देश्य से अहिंसक क्रांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिसे वे सर्वोदय आंदोलन कहते थे। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जयप्रकाश नारायण के कार्यों ने सिद्ध किया कि गांधीवादी दर्शन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जेपी को नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली की पुण्यतिथि है। उनका निधन 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 3 जनवरी 1920 को हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फांसी दी गई थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो अब्बास अली केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब्बास अली नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया तो अब्बास अली ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यांमार के वर्तमान प्रांत रखाइन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जापानियों ने मित्र देशों की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया तो अब्बास अली के साथ आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अली को उनके 3 साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कैप्टन अब्बास अली ने एक साक्षात्कार में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को याद करते हुए कहा था, सात वर्ष पहले कैप्टन अब्बास अली का निधन हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राष्ट्रप्रेमी कैप्टन अब्बास अली को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी की भ्रामक खबरों पर केंद्र के स्पष्टीकरण को अखबारों ने अहमियत दी है। लोकसत्य ने बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के हवाले से लिखा है, सभी बिजली संयंत्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है पर्याप्त कोयला।
विश्व में ऊर्जा संकट का उल्लेख करते हुए दैनिक भास्कर लिखता है, यूरोप में बिजली 250% और गैस 400% महंगी हुई। दुनिया के कई देशों में हालात बिगड़े। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, आतंकियों से गठजोड़ में 670 हिरासत में। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या के मामले में पुलिस ने शुरू किया बड़ा छापेमारी अभियान। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, घाटी के लड़कों को लड़ाके बनाने वालों पर प्रहार शुरू। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 13वें दौर की वार्ता पर जनसत्ता की सुर्खी है, भारत ने गलवान और पैंगोंग में 5 स्थलों का मुद्दा उठाया। हॉट स्प्रिंग के गश्ती बिंदु 15 से जवानों की वापसी के तीसरे चरण की प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा। दैनिक जागरण की खबर है, अब एयर इंडिया की सहायक कंपनियों का होगा मुद्रीकरण। सरकार एयरलाइंस एयर सहित 4 सहयोगी कंपनियों और 14,700 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की भूमि और भवन जैसी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का काम शुरू करेगी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, कोरोना के बाद पहली बार घरेलू हवाई यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख के पार। लगातार तीसरे माह पहले हफ्ते में यात्रियों की संख्या बढ़ने का रुझान जारी। किराया बैंड के ऐलान में देरी के कारण टिकट सस्ते। उधर एक सर्वेक्षण के हवाले से जनसत्ता लिखता है, त्योहारों के साथ ही दिखने लगी कोरोना एहतियात में ढिलाई। लोकल सर्कल्स के सर्वेक्षण में देश के 366 जिलों के लगभग 65,000 लोगों की प्रतिक्रियाएं। आत्मनिर्भरता शीर्षक से हिंदुस्तान का कहना है, रक्षा क्षेत्र सुदृढ़ करेंगी नई कंपनियां। 41 आयुध फैक्ट्री को मिलाकर 7 नई सरकारी कंपनियां बनाई गई। ग्लायड इंडिया करेगी पैराशूट का निर्माण। हरी भूमि की रोचक खबर है, थूकने की आदत वालों को अब रेलवे 5 से 10 रुपए में देगा पाउच वाला पीक दान। 42 रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन या कियोस्क लगाए जा रहे हैं। सिर्फ थूक साफ करने में रेलवे हर साल 1,200 करोड़ रुपए खर्च करता है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने घरेलू बाजार में कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों के भंडारण की सीमा तय की। आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के सरकार के अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के छापे। जम्मू क्षेत्र के 2 प्रमुख नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 8 से ऊपर के स्कूल आज से फिर खुले। देश में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन ने सैन्य टकराव से बचने के लिए कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता की। मालदीव में सैफ चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।